नमस्कार, स्वागत है आपका। रात के 9 बज चुके हैं। अब होगी मुद्दे की बात। आपके साथ मैं हूं आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख इन दिनों कुछ बदला सा है। कोरोना का संक्रमण पीछे छूट गया है, बस बिल का संक्रमण पसर गया है। पार्टियां अपने हिसाब से एक दूसरे की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही हैं। फिजाओं में तपिश महसूस की जा रही है। इश्यू डिस्टेंसिंग मिटाई जा रही है। ऐसा लगता है कि मानो सबकी नजर 2022 पर आकर टिक गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उनसे भी मेरी अपील है कि वो पैदल ना चले, ट्रकों में ना जाएं और वो बसों का, रेलगाड़ियों का इंतजार करें। से हम लोगों ने इंतजाम किए हैं। बीते 3 दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह बस का मुद्दा गरमाया रहा, उसमें पूरे फलक पर 2 ही पार्टियों की चर्चा हुई, कांग्रेस और भाजपा। सियासत के केंद्र में रहे मजदूर और उनको घर पहुंचाने के लिए लगने वाली 1000 बसें। पहले तो बसों को लेकर खींचतान चली। लिस्ट, सर्टिफिकेट और फिटनेस के इर्द गिर्द घूमती इस रस्साकसी में भाजपा का पलड़ा भारी हुआ। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। कांग्रेस को बसें वापस भेजनी पड़ी। मामला ठंडा पड़ता है कि कोटा से छात्रों की वापसी में आई राजस्थान की बसों के बिल का मुद्दा आधमका। अब इस पर दोनों दलों में खींचतान शुरू हो गई है। हालांकि 2022 के लिहाज से अपने नफे नुकसान का आकलन कर रही सपा और बसपा भी इस जंग के दूसरे चरण में कूद पड़े हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने इसे लेकर अब कांग्रेस पर हमले किए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक के बाद एक किए कई ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया। अपने पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है, वह उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। 2 पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद। इसके बाद मायावती ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, लेकिन कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है, तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल रही है, ये कितना उचित और कितना मानवीय है। वैसे मायावती का ये ट्वीट वार पहला नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने बसों को देने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। पीछे भी ऐसे कई मौके आए जब मायावती कांग्रेस को ट्वीट कर घेरती रही हैं। खासकर प्रियंका के यूपी में सक्रिय होने के बाद से मायावती लगातार उन्हें लेकर निशाना साधती रही हैं। ये बात सही है कि मायावती कांग्रेस पर निशाना साधती रही हैं, लेकिन बस के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में उतर आई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने भाजपा की तरफ से बसों के फिटनेस पर उठाए गए सवालों को गैर जरूरी बताया है। ये राजनीति का सवाल नहीं है, विशुद्ध संवेदनशीलता का सवाल है। और इस संकट की घड़ी में प्रवासी मजदूरों की जो कोई भी मदद कर सकता है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तकनीकी सवालों पर इस समस्या को उलझाए रखना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। हम समझते हैं, हम सब लोगों का राष्ट्रीय धर्म है कि मजदूरों की मदद की जाए, उनको गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए जो इमदाद हम कर सकते हैं हमको करनी चाहिए। वहीं बिल के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा ने इसे कांग्रेस का नाटक बताया और साफ कहा है कि सभी तरह के भुगतान कर दिए गए हैं। आप फ्री बस सेवा देना चाहते हैं, आप एक्सपोज हो चुके, आप बेनकाब हो चुके हिंदुस्तान के सामने कि आपकी फ्री सेवा ऐसी है कि आपने विद्यार्थियों से 36 लाख रुपया वसूल लिया।
जबकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि यूपी सरकार ने खुद खत लिखकर भुगतान के लिए बिल मंगवाया था, जिसके सबूत के तौर पर परिवहन आयुक्त की एक चिट्ठी भी ट्वीट की गई है। कोरोना के खिलाफ जंग अब मार्च के पहले दौर में लौट आई है, यानी सभी पार्टियों की निगाहें अब 2022 पर हैं और अपनी पीठ पर होने वाले हर वार पर वो गौर कर रही हैं। यही वजह है कि मायावती के रुख में भाजपा को लेकर नरमी है, तो सपा भी मुद्दे आधारित सियासत के तहत कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। अब पार्टियों के अपने मुद्दे हैं जबकि जनता के अपने। हालांकि सियासत की किसी भी कवायद का मकसद जनता की मदद करना होना चाहिए, प्रदेश और देश की चिंता भी। और ऐसी ही एक चिंता के साथ हाजिर हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जिन्होंने रेपो रेट में कटौती के ऐलान के साथ ही आम आदमी को ईएमआई में 3 महीने की और छूट दे दी है। कोरोना के दौर ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से कई चुनौतियां खड़ी की हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन में भी कुछ रियायतें दी। इसके अलावा 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान भी केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन इन रियायतों के बावजूद भी सब कुछ सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। सरकार ने अपनी तरफ से राहत पैकेज में सभी का ध्यान रखने का दावा किया है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पहले जैसी रफ्तार दे पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक बार फिर सामने आया है और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का हल अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने कई तरह के ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आम आदमी के लिहाज से जो सबसे बड़ा ऐलान किया है, उसके तहत उन्होंने ईएमआई में छूट की स्कीम को 3 महीने और बढ़ा दिया है। मार्च में रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था कि मार्च, अप्रैल, मई महीने में संकट का सामना करने वाले लोग ईएमआई अगर नहीं देते हैं तो बैंक उस पर दबाव नहीं बनाएंगे। हालांकि इस दौर का ब्याज लेने की छूट बैंकों को दे दी गई थी। टर्म लोन के इस छूट के प्रावधान पहले जैसे ही रहेंगे, यानी ईएमआई न देने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न ही आप बैंक की नजर में डिफॉल्टर होंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों के रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेपो रेट अब 4% पर आ गया है। इसका फायदा बैंक से आपको सस्ती ईएमआई के रूप में मिल सकता है। These measures we have announced on 27th of March and on April 17th, essentially arising from these 3 months time we gave 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. हालांकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से कुछ चिंताएं भी जताई हैं आरबीआई ने, जिसके मुताबिक अगले महीने से दालें महंगी हो सकती हैं। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर रेड जोन में ही रहे हैं। खाद्य महंगाई फिर अप्रैल में बढ़कर 8.6% हो गई है। इस दौर में एक अच्छी बात यह भी रही कि खरीफ की बुआई में 44% का इजाफा हुआ है, लेकिन रिजर्व बैंक की फिक्र डिमांड को लेकर भी है, क्योंकि डिमांड घटने से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और इसे दुरुस्त करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वैसे सिर्फ आरबीआई ही नहीं, रेलवे भी आम आदमी के लिए अपनी तरफ से एक सौगात लेकर आया।
जिसमें रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकटों की बुकिंग शुरू की गई। पहला दिन था, लिहाजा भीड़ कम नजर आई, लेकिन रेलवे की व्यवस्थाओं को परखने में वक्त नहीं लगा। एबीपी गंगा ने सुबह से ही तमाम शहरों पर अपने रिपोर्टर्स के साथ रेलवे की इस बड़ी मुहिम पर नजर रखी। क्या दिखा हमें, ये आपको हम अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना संकट की वजह से देश भर के तमाम हिस्सों में फंसे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया, जब पूरे 2 महीने बाद एक बार फिर रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए काउंटर खोल दिए। दरअसल 22 मार्च यानी आज से ठीक 2 महीने पहले कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए रेलवे ने पहली बार देश भर में यात्री ट्रेनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। लेकिन अब रेलवे ने फिर से मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे रिजर्वेशन शुरू कर दिया है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर आज सुबह से टिकट खिड़कियां खुल गईं। चारबाग स्टेशन पर कुल 25 काउंटर हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर सिर्फ 2 काउंटर खोले गए। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से काउंटरों पर गिनती के लोग ही नजर आए। 1 जून से सामान्य रेल यात्रियों के लिए रेलवे 200 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो चलाने जा रहा है, और उससे पहले अब एक सहूलियत दी गई है रेल यात्रियों को, क्योंकि टिकट काउंटर जो हैं वो आज से खोले गए हैं। लखनऊ में हम ये चारबाग में जो मुख्य टिकट घर है वहाँ मौजूद है। 2 काउंटर खोले गए हैं और कुछ पैसेंजर जो हैं वो भी टिकट लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर इस टिकट घर की बात करें तो तकरीबन 25 काउंटर हैं, पर ट्रायल के बेसिस पे आज पहले दिन सिर्फ 2 काउंटर खोले गए हैं। आपको कहाँ जाना है साहब? हमको रिफंड लेना है। रिफंड? हाँ जी, रिफंड लेने आप आए, लेकिन रिफंड अभी नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी शायद आपको नहीं? हमें नहीं है, वो बता रहे थे शायद 25 के बाद होगा। लेकिन अभी रिफंड नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको ये भी, आप कुछ और भी किसी काउंटर पे चले गए कि सीधे यहीं आए? सीधे यहीं आए। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी शुक्रवार को सुबह 8 बजे से तय समय पर रिजर्वेशन काउंटर खोल दिए गए, लेकिन यहां पर ना तो कर्मचारी और इंतजाम दोनों की ही कमी देखने को मिली। काउंटर पर टिकट बुकिंग के लिए रिजर्वेशन फॉर्म तो थे, लेकिन कतार में खड़े लोग इस बात से नाराज दिखे कि 2 महीने बाद काम शुरू होने के बावजूद रेलवे कर्मचारी काउंटरों से गायब थे। एबीपी गंगा के कैमरे पर ये आरक्षण केंद्र खुला है और उसके बाद कतार जरूर लग गई है, लेकिन काउंटर की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। 905 नंबर ये काउंटर है और यहाँ जो कुर्सी है वो अभी खाली है और पीछे कंप्यूटर को सही किया जा रहा है। कर्मचारियों का अपना मत है, उनका ये कहना है कि सूचना देर से मिली, लिहाजा व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो सकी। हम यात्रियों से बात कर लेते हैं जो इस काउंटर पर अपना टिकट कराने आए हैं। नाम जानेंगे आप? मेरा नाम शाहिद है। मैं टिकट काउंटर से करीब 7:45 बजे इस वजह से आ गया था कि सेफ्टी नाम का पालन और गाइडलाइन के तहत मैं सुचारू रूप से अपने समय से टिकट करा सकूं, कैंसिल करा सकूं। लेकिन किसी वजह से यहाँ अभी काउंटर शुरू नहीं हो सका है, कुछ देर इंतजार करनी होगी, इसलिए हम लोग खड़े हैं। रेलवे टिकट की बुकिंग शुरू होने पर वाराणसी जैसा ही हाल प्रयागराज में भी देखने को मिला। प्रयागराज जंक्शन पर पहले दिन ही रिजर्वेशन काउंटर करीब 18 मिनट की देरी से खुले और वहां पर कोरोना को लेकर इंतजाम भी पुख्ता नहीं मिले। एंट्री गेट पर ना तो किसी की थर्मल स्कैनिंग हो रही थी और ना ही सैनिटाइजर का इंतजाम था। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अगर प्रयागराज की बात करें तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। यहाँ भी आज से टिकटों का जो रिजर्वेशन है, जो बुकिंग है, वो शुरू हो गई है। और अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बाहरी हिस्से हैं उनमें सर्किल बनाए गए हैं, येलो कलर से ये सर्किल बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। और अगर आपको हम एंट्रेंस गेट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइज़र का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। आरपीएफ के एक जवान ज़रूर यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन वो कुछ बता सकने की बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी जो भी यात्री रिजर्वेशन कराने के लिए आ रहे हैं वो सीधे तौर पर बिना किसी स्क्रीनिंग के, बिना किसी जाँच के अंदर आ सकते हैं। आज से मेरठ में भी रेलवे टिकट के काउंटरों से टिकट बिक्री की शुरुआत हो गई, लेकिन वहां यात्रा टिकट बुक कराने पहुंचे कई लोगों को सर्वर डाउन होने की वजह से बिना टिकट के वापस लौटना पड़ा। इस वक्त हम मेरठ सिटी के रेलवे बुकिंग काउंटर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बुकिंग के लिए लोग जा रहे हैं और टिकट ले रहे हैं। आपको टिकट मिली? अभी फॉर्म नहीं भरा? ना भरा। तो आप देख सकते हैं ये वो काउंटर है जहां पर लोग रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं और पहले ही
उनको फॉर्म बाहर भरा दिया जा रहा है। उसके बाद एक एक करके काउंटर पर भेजे जा रहे हैं लोग, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन रहे। सर, आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है हावड़ा। क्या अभी आपको टिकट मिली या लेने आए? नहीं, टिकट तो मिल नहीं रहा। बताया जा रहा है हावड़ा से तो इधर आ रहा है, लिंक खुल रहा है, मगर इधर से उधर जा नहीं पा रहे हम। तो हम बड़े परेशान हैं। घर जाने के लिए तो कुछ राशन पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। जो हम परेशान हैं जाने के लिए तरह से नहीं है। इतने दिन बाद खुले हैं मगर टिकट नहीं मिल रहा, क्या करें। भारतीय रेल के इतिहास में यह पहला मौका था जब करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली हजारों ट्रेनों की रफ्तार एक साथ थम गई थी, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से जो जहां था वहीं फंसकर रह गया। लेकिन 1 जून से एक बार फिर ट्रेनें मुसाफिरों को लेकर दौड़ने के लिए तैयार है। हालांकि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे को अभी सुरक्षित सफर के लिए इंतजाम करने बाकी है, जबकि मुसाफिरों को भी यात्रा के दौरान एहतियात बरतनी जरूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अव्यवस्था का बोलबाला हो जाए तो मुश्किलें दुगनी होने में देर नहीं लगती। रेलवे सुधार करेगा नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की मुश्किल ये है कि वो चाहकर भी अपनी गलती नहीं सुधार पा रहा। मामला क्वारंटीन सेंटर से भागे एक मरीज से जुड़ा है, जिसका महीने भर बाद भी सुराग नहीं लग सका है। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जैसी सुर्खियां शायद ही किसी जिले ने बटोरी हों। पहले तो एक कंपनी के कर्मचारियों का बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव निकलना चर्चा में आया। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसे लेकर नाराजगी ने सुर्खियां बटोरी। इसके बाद तत्कालीन डीएम की छुट्टी की अर्जी हेडलाइन बनी और उसके बाद बढ़ते मरीजों के आंकड़े भी चर्चा में लगातार बने हुए हैं। इन तमाम सुर्खियों के बावजूद गारंटी है कि ये सुर्खी आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ताजा है। मामला असल में एक क्वारंटीन मरीज से जुड़ा है, जो पिछले 1 महीने से फरार है और अब तक प्रशासन के हाथ नहीं लगा है। चौंक गए ना? इस मरीज को प्रशासन ढूंढने की जहमत भी नहीं उठाता अगर इस मरीज के घर वालों ने प्रशासन से उसकी खोज खबर न ली होती। ये पूरा मामला जुड़ा है झारखंड में देवघर के रहने वाले रंजीत नाम के शख्स से, जिसे जिले के गलगोटिया क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। तबीयत खराब होने पर इसे जिम से रेफर किया गया था। 23 अप्रैल को रंजीत और कुछ लोग एम्बुलेंस से भेजे गए। इसके बाद की पूरी कहानी झोल से भरी है, यानी स्वास्थ्य विभाग कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं है। उसकी वजह है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चल रही रंजीत की खोज। खोज का कारण यह भी है कि रंजीत का परिवार उसका कुशल क्षेम पूछ बैठा। अब तक कागजों में दर्ज रंजीत के नाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग खामोश था, लेकिन परिवार की गुहार पर उसके नैन नक्श और रूप रंग को देख लेने की जहमत भी उठानी पड़ी। लेकिन रंजीत, वो तो गायब। 1 महीने बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। तो अब इस मामले में क्वारंटीन सेंटर के इंचार्ज की तरफ से दनकौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब डीएम साहब की माने तो इस मामले की पड़ताल की जा रही है और इसका जिम्मा जिले के सीडीओ को सौंपा गया है। यह सूचना मिली थी कि क्वारंटाइन सेंटर से उनको एक व्यक्ति थे जिनको रेफ़र किया गया, जो एम्बुलेंस से जहाँ जाना था वहाँ ना जाकर, वो प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है कि वो वहाँ से गायब हुए हैं। जैसे सूचना कल जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके संज्ञान में लाया गया, तत्काल उस प्रकरण में एफआईआर लॉन्च करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इसमें किसकी लापरवाही से अथवा क्या कारण से ऐसे हुआ, इसके लिए जांच करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है, जो क्वारंटीन की इंचार्ज भी हैं। संबंधित जो क्वारंटीन के जो भी डॉक्टर है, इंचार्ज है, उनसे भी तथ्यों को पता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी जो सीडीओ है उनके द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाए। यह मामला चौंकाने वाला है, क्योंकि क्वारंटीन से भागने के केस भी सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस या प्रशासन उन्हें समय रहते पकड़ने में कामयाब रहा है, वो भी उस वक्त में जब ऐसे मरीजों से खतरा महसूस किया जाता रहा। मगर अब
कोरोना को लेकर जब गंभीरता ही सवालों के घेरे में है, तो ऐसे में मरीज को ढूंढने में कितनी गंभीरता दिखाई जाएगी, ये सवाल भी बना हुआ है। नोएडा से भूपेश प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जारी है मुद्दे की बात, कहीं मत जाइएगा।